एक ऐसी कंपनी के बारे में आज बात करेंगे जिसने सिर्फ 5 महीनों में $10 मिलियन बना लिए। सुनने में नामुमकिन लगता है ना? तो चलिए वॉर्प की इसी जबरदस्त कहानी को समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये सब हुआ कैसे। चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बड़े सवाल से। कोई कंपनी $50 मिलियन की फंडिंग कैसे उठा सकती है जब उसके पास सिर्फ और सिर्फ 5,000 यूजर्स हों? मतलब लाखों की भीड़ नहीं थी, बस एक छोटा सा डेडिकेटेड डेवलपर ग्रुप था। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि ये सब तब हुआ जब उनके पास कोई एआई प्रोडक्ट था ही नहीं। जी हाँ, ये उस एआई बूम से पहले की बात है जिसने बाद में वॉर्प की पूरी कहानी ही बदल दी। यहाँ तक कि वॉर्प के सीईओ जैक लॉयड खुद मानते हैं कि उन्होंने प्रोडक्ट में एआई आने से पहले निवेश किया, जो अब पीछे मुड़कर देखने पर सच में पागलपन लगता है। तो चलिए इसी पागलपन के पीछे की कहानी को समझते हैं। तो इस पागलपन भरे इन्वेस्टमेंट को समझने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे जाना होगा, उस दौर में जब वॉर्प के लिए एआई बस एक दूर का सपना था। देखिए, वॉर्प का जो असली विजन था ना, वो एआई के बारे में था ही नहीं। उनका मकसद तो डेवलपर्स की रोज की एक बहुत बड़ी सरदर्दी को ठीक करना था, और वो थी कमांड लाइन। तो सिकोया ने $50 मिलियन का दांव क्यों लगाया? उन्होंने मैट्रिक्स पर नहीं, बल्कि एक क्लासिक वेंचर कैपिटल प्लेबुक पर दांव खेला। देखिए, उनके पास एक मजबूत दूसरी बार के फाउंडर थे जिनका गूगल का बैकग्राउंड था। वो एक बहुत ही मुश्किल टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, और उनका टारगेट मार्केट जाहिर है बहुत बड़ा था, दुनिया का हर डेवलपर। ये एक तरह से एक वाइल्ड बेट थी। और फिर कहानी में आता है एक जबरदस्त मोड़, जब एआई ने सीन में एंट्री मारी और वॉर्प की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। ये बदलाव कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए। एआई से पहले वॉर्प एक बेहतर टर्मिनल था, जो शायद प्रोडक्टिविटी को 30% बढ़ा देता था। लेकिन एआई के बाद ये एक एजेंटिक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट बन गया। प्रोडक्टिविटी अब 5 गुना बढ़ चुकी थी। मतलब ये सिर्फ एक इंप्रूवमेंट नहीं था, ये एक क्रांति थी। एक्सपीरियंस इतना जबरदस्त था कि खुद सीईओ कहते हैं, ये बहुत जादुई है, ये साइंस फिक्शन जैसा है। मतलब यूजर्स को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो भविष्य की कोई चीज इस्तेमाल कर रहे हों। और बाजार का रिएक्शन, वो तो बस देखने लायक था। इस एआई पिवट के बाद वॉर्प हर हफ्ते, जी हां, हर हफ्ते $1 मिलियन का नया रेवेन्यू जोड़ने लगा। ये सिर्फ ग्रोथ नहीं थी, ये एक तरह की सुनामी थी। लेकिन जैसा कि होता है, इतनी तेज रफ्तार अपने साथ कुछ बड़ी मुसीबतें भी लेकर आती है। ये ग्रोथ एक आसान सफर नहीं था। सबसे दर्दनाक प्रॉब्लम थी फ्रॉड। सोचिए, $1 मिलियन हर महीने। ये पैसा धोखाधड़ी और फर्जी यूजर अकाउंट्स की वजह से बर्बाद हो रहा था, क्योंकि लोग उनके मुफ्त एआई फीचर्स का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। और बात सिर्फ फ्रॉड तक ही सीमित नहीं थी। जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि उनका जो पुराना प्राइसिंग मॉडल था, वो एआई प्रोडक्ट के लिए बना ही नहीं था। उसमें एक बहुत बड़ी बुनियादी गड़बड़ थी। जैसा कि जैक लॉयड ने कहा, जिन लोगों से हम पैसा कमा रहे थे, वे इसका इस्तेमाल नहीं करते थे, और ये एक भयानक प्रोत्साहन है। मतलब उनका बिजनेस मॉडल उन्हें ये चाहने पर मजबूर कर रहा था कि उनके यूजर्स कम से कम एंगेज करें, जो किसी भी प्रोडक्ट कंपनी के लिए बिल्कुल उल्टी बात है। तो उन्होंने अपने प्राइसिंग मॉडल को पूरी तरह से बदल दिया। अब एक नया हाइब्रिड सिस्टम था, एक छोटा सा बेस सब्सक्रिप्शन फीस, और उसके ऊपर इस्तेमाल के हिसाब से एआई क्रेडिट्स का चार्ज। इससे ये पक्का हो गया कि वो अपने पावर यूजर्स पर पैसा नहीं गंवा रहे थे। वॉर्प की पूरी कहानी सिर्फ एक कंपनी के उतार चढ़ाव के बारे में नहीं है, नहीं, ये हमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के भविष्य की एक झलक भी देती है। वॉर्प के फाउंडर का मानना है कि हम डेवलपमेंट के एक नए दौर में जा रहे हैं। पहले यानी अतीत में हम हाथ से कोड लिखते थे, आज यानी वर्तमान में हम प्रॉम्प्ट से लिखते हैं। और भविष्य भविष्य होगा एजेंट्स को ऑर्केस्ट्रेट करने का, उन्हें मैनेज करने का। तो क्या इसका मतलब ये है कि कोडिंग का भविष्य वो है जिसमें कोडिंग है ही नहीं? ये एक बहुत ही बड़ा और दिलचस्प सवाल है, जो हमें इस एआई की नई दुनिया के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।